तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। उसके दो एग्जांपल्स किए थे, फ्री फॉलिंग बॉडी और जो है सिंपल पेंडुलम, है ना। तो उसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखा हुआ था। अब आपसे यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है कि अ रॉकेट ऑफ मास 3.63 इंटू 10⁻⁶ kg टेक्स ऑफ फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड। तो एक रॉकेट है जिसका मास ये है, वो लॉन्चिंग पैड से जो है वो टेक ऑफ कर लेता है एंड एक्वायर्स अ वर्टिकल वेलोसिटी, और ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी हो जाती है ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर। तो कितने ऊपर जब चला जाता है बच्चों, 25 किलोमीटर ऊपर चला जाता है, तब उसकी जो रफ्तार है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। अच्छी खासी रफ्तार है ये तो आपसे दो चीजें कैलकुलेट करने को बोला है। कैलकुलेट ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस समय पर रॉकेट की, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। उसने ये बोल दिया। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले तो आप देखो कितनी हाइट ऊपर चला गया रॉकेट। तो ये है 25 किलोमीटर। अच्छा, 25 किलोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करें तो 25 × 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, है ना। और अगर हमें वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी जो रॉकेट की है 25 किलोमीटर पे, वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसको लिखेंगे 1000 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से कन्वर्जन में तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, है ना। फिर आपका ए पार्ट आपसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो किसी भी एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होती है। तो मास जो है रॉकेट का वो कितना है बच्चों, 3 × 10⁻⁶ इंटू जो आपका जी है बच्चों, वो जी कितना है 10, और एच हाइट कितनी है बच्चों, तो 25 × 10,000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आता है, सॉल्व करने के बाद आप देखना 7.5 × 10⁻11 जूल। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी रॉकेट के पास जब वो 25 किलोमीटर पे होगा सरफेस ऑफ द अर्थ से। बी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास जो है बच्चों वो 3 × 10⁻⁶ इंटू वी, वी हमने निकाला है तो ये 1000 है। तो 1000 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻12 जूल। तो दिस इज द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन और है। तो यहाँ पे बोला गया कि 5 kg बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक 5 किलो की बॉल को है जो ऊपर फेंका गया, कितनी स्पीड से फेंका गया, तो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको उसमें पहला पार्ट बताना है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ थ्रो। तो जब उसको थ्रो किया गया तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस हाईएस्ट पॉइंट। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर आप बोल सकते हो फाइंड द हाइट टू विच इट राइजेस। तो कितनी हाइट तक वो रीच करेगा वो भी आप बताना है। व्हाट इज द वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। तो mg का जब वो ऊपर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक तो mg का वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना। तो चलिए चारों सवालों को हम वन बाई वन करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन देख लो बच्चों। तो ये आपका ग्राउंड सरफेस है। यहाँ से आपने बॉल को 5 किलो की बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। तो आपको पता है ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है जहां पे रफ्तार क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। अब आपको पता है कि ए पॉइंट है, ए वाला पार्ट सॉल्व करना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई दिक्कत नहीं है। थ्रो करते समय इसकी रफ्तार 10 है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ थ्रो वो आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू 5 है और वी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये कैंसिल, तो ये 50 और 5 इंटू 50 जो है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 250 जूल। तो ये 250 जूल आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब बी पार्ट का आंसर तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकते हो बच्चों, क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, और ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो ऊपर जो है किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है।
तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रही है बच्चों, आपका पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और जीरो हो गई वही तो कन्वर्ट हुई ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर। तो हम बोल सकते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इज कन्वर्टेड इनटू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वही तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है ना बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है तो ये तो पूरी डिक्रीज हो गई क्योंकि फाइनल जीरो हो गया, इनिशियली इतनी थी, तो डिक्रीज कितनी हुई 250 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी 250 जूल, जितनी कम है तो यहाँ पे जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी 250 जूल कम हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 250 जूल। तो निकालने की जरूरत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल आपने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया भाई, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो खत्म हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी में गई। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमें ये एच हाइट निकालना है टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो आपको जानते हो कि एच हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, वो कितना होता है बच्चों, अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो वो होता है एम जी एच। अच्छा यू हमने पहले ही निकाल लिया है एनर्जी कंजर्वेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है ये 250 जूल के बराबर है। तो मास ऑफ पार्टिकल 5 है, जी की वैल्यू 10 है और एच हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 250। तो यहाँ से 10, तो यहाँ से 10, तो ये 5, ये 25, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 मीटर्स। देखो ये आ गया 5 मीटर्स आ गया। अच्छा इसको निकालने का एक और तरीका है, और अदर मेथड आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखा है, याद करो मैक्सिमम हाइट जब निकालते थे नीचे यू रफ्तार से फेंकते थे, उसका फॉर्मूला होता था हाइट का, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर बाई 2 जी। यहां से भी आ जाएगा यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 जी, यानी कि ये 10, तो ये 10 और 10 कैंसिल, 10 बाई 2, तो ये आ गया 5 मीटर। देखो वो ये आंसर आ रहा है। तो आप दो तरीकों से हाइट निकाल सकते हो, तो या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल लो या ऐसे निकाल लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो इस सवाल। फिर उसके बाद फिर आपका देखो बच्चों पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय एमजी फोर्स। तो आपको पता है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा है एच हाइट तक, तो एमजी फोर्स लगातार नीचे लग रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों एच, लेकिन एमजी लग रहा है नीचे, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और एमजी। और अगर डिस्प्लेसमेंट और एमजी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, याद है ना बच्चों, ये हमने सीखा था। मतलब cos 180 हो जाता है ना, दोनों के बीच में एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे वर्क डन बाई mg फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाई mg फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। याद करो बच्चों ऐसा पढ़ा था हमने, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h और कॉस थीटा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा जो है वो 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री माइनस होता था, -1 होता था, है ना बच्चों, याद करो मैंने वैल्यूज लिखवाई। और मास है देखो बच्चों 5 और g है 10 और h है 5, तो ये फिर से आ गया -250 जूल। तो वर्क डन बाई mg आया नीचे से जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा तो -250 जूल, है ना बच्चों। तो आई होप आपको चारों सवाल जो है वो क्लियर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं मल्टीपल तो आप उनको आंसर कर सकते हो बड़ी आसानी से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए बच्चों अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पावर। अब ये पावर क्या चीज है इसको समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई एक टेबल है, इस तरीके से मान लो टेबल की हाइट है बच्चों एम, सॉरी टेबल की हाइट है एच, और यहाँ पे एक बॉल रखी है, बहुत बड़ी सी बॉल रखी है जिसका मास एम है, लोहे वगैरह की बॉल है, हैवी बॉल है। अब मान लो यहाँ पर एक भाई आदमी आया, मान लो अपना चिंटू आया, तो चिंटू को बोला गया कि इस बॉल को उठा के भाई कहाँ रखना है आपको, टेबल पे रखना है। तो चिंटू ने बॉल को उठाया उठाया, क्योंकि चिंटू उतना ताकतवर नहीं था तो धीरे धीरे उठाया, धीरे धीरे उठाया, धीरे धीरे, और किसी तरीके से धीरे धीरे उठा के उसने कहाँ रख दिया बच्चों बॉल को, टेबल के ऊपर। अच्छा नीचे इसमें कितना फोर्स लग रहा है एम जी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर चिंटू इसको उठाना चाहेगा, अगर धीरे 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 इसको ले जाएगा और ऊपर रखेगा तो इसको फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम एमजी, एमजी से कम फोर्स में तो ये उठेगा ही। जब वो एमजी के फोर्स के बराबर लगाएगा तब इसको ऊपर ले जाएगा, कितनी हाइट ऊपर बच्चों, एमजीएच। तो हम बोलेंगे चिंटू ने कितना वर्क डन किया, एमजी फोर्स लगाया और एच हाइट तक ले गया तो एमजीएच, और क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चिंटू का फोर्स और हाइट, तो हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाई चिंटू कितना हुआ बच्चों, चिंटू, तो ये हो गया एमजीएच।
लेकिन इसने जो वर्क डन किया इसके लिए उसने बहुत टाइम ले लिया, धीरे 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 जैसे तैसे उसने ले लिया। तो उसने टोटल 10 मिनट लगा दिए इस काम में। कितने मिनट लगा दिए बच्चों? 10 मिनट। अब इसकी जगह एक नया वो आया भाई। अब चिंटू की जगह यहाँ पर एक दूसरा आया जो ताकतवर आदमी था, जिसका नाम पिंटू था। तो जब यहाँ पे पिंटू आया तो इसी ने इस बॉल को उठाया। फोर्स भी उसने उतना ही लगाया mg के बराबर उठाने के लिए, लेकिन इसने थोड़ा जल्दी उठाया क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा थी, और जाके यहाँ पे रख दिया सीधे। मतलब इसने 2 सेकंड में काम कर दिया, उतना ही फोर्स लगाकर। तो वर्क डन बाई पिंटू कितना हुआ बच्चों? पिंटू ने भी तो उतना ही वर्क डन किया। कितना? mgh, क्योंकि फोर्स mg लगाया, ऊपर h हाइट तक ले गया, तो ये mgh। लेकिन इसने ये काम कितना कर दिया? 2 सेकंड में। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का वर्क डन जो है चिंटू और पिंटू का, वो तो सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है बच्चों? आप खुद सोचो। अंतर तो है भाई। वही काम जो चिंटू है उसमें बहुत टाइम लगाता है, जबकि पिंटू उसी काम को क्या करता है? बहुत तेजी से कर देता है। तो ये जो काम करने की रफ्तार है, टाइम का जो फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई डिफरेंस के लिए। ये डिफरेंस जो है टाइम वाला, ये वर्क नहीं बता पाता हमें। कौन नहीं बता पाएगा? क्योंकि दोनों का अगर वर्क से आप दोनों को देखो तो कोई डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाओगे आप। भाई चिंटू और पिंटू तो आपके लिए एक बराबर हो गए ना, क्योंकि दोनों ने कार्य तो mgh किया। लेकिन आप जानते हो मन ही मन कि यहाँ पे एक अंतर तो है। अंतर ये है, किसका अंतर है? टाइम का अंतर है। जो काम चिंटू कर रहा है तो हम बोलेंगे ये बहुत स्लो है, जो काम पिंटू कर रहा है हम बोलेंगे कि ये बहुत फास्ट है। यानी कि पावरफुल कौन है? पिंटू, जो जल्दी काम करता है। और उसी काम को करने के लिए जब चिंटू टाइम लगाता है तो हम बोलेंगे कम पावरफुल है। तो इसमें कौन ज्यादा ताकतवर हुआ? पिंटू। आपको समझ में आ रहा है? चिंटू से ज्यादा ताकतवर पिंटू होगा, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कई जगहों पर जब टाइम का फैक्टर आता है तो इस टाइम के फैक्टर को वर्क अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वर्क के साथ हमें टाइम का फैक्टर भी जब इंक्लूड करना पड़ता है, तब हम किसकी बात करते हैं बच्चों? पावर की। यानी किसी आदमी की या किसी मशीन की या किसी भी चीज की पावर ज्यादा होने का ये मतलब है कि वो ज्यादा कार्य कम समय में कर पाएगा, और किसी की पावर कम होने का मतलब है कि वो ज्यादा काम के लिए ज्यादा समय लेगा, है ना? समय का फैक्टर है, उसके लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है जो वर्क एक्सप्लेन नहीं कर पाता इस डिफरेंस को। इसलिए हमने बच्चों पावर को डेवलप किया है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पावर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है कि पावर इज डिफाइंड एज पावर इज डिफाइंड डिफाइंड एज द rate of rate of work done, the rate of doing work the rate of doing work with respect to time, with respect to with respect to टाइम। तो मेरे ख्याल से आपको पावर की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो पावर कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जिसका समय कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, देखो, और जो समय ज्यादा लेगा उसकी पावर कम होगी। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, है ना? और क्योंकि वर्क एनर्जी के बराबर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि कोई चीज कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम यूटिलाइज कर रही है या दे रही है, या कितना वर्क कर रही है पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं बच्चों पावर, है ना? तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी या वर्क की यूनिट होती है जूल, और ये पर सेकंड। लेकिन जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसी यूनिट से हम डील नहीं करते, उसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम से एक यूनिट बनाई जाती है, वैसे पावर के लिए बनाई गई है, और इसकी यूनिट हम बोलते हैं वॉट। तो आप भले ही लिखने के लिए वॉट लिखा करें, लेकिन इसको पढ़ा करें जूल पर सेकंड। जैसे आपसे बोला गया कि एक मशीन है, मशीन ए, तो वो जो पावर है मशीन की, मशीन ए की जो पावर है वो है मान लीजिए 50 जूल पर सेकंड, मतलब 50 वॉट दिया है बच्चों। तो आप लिखने में वॉट लिख रहे हो, लेकिन पढ़ते समय इसको ऐसा पढ़ा करो 50 जूल पर सेकंड, तो इससे थोड़ा सा फील आती है पावर की। इसका मतलब यह है कि ये ऐसी मशीन है जो एक सेकंड में 50 जूल का कार्य कर सकती है, 50 जूल एनर्जी दे सकती है या ले सकती है। वैसे ही अगर हम बोलें कि मशीन बी है, मशीन बी है, तो उसकी पावर जो है वो कितना है बच्चों? लेट सपोज 100 वॉट। तो 100 वॉट को लिखने के लिए वॉट लिखा है, पढ़ते समय इसको 100 जूल पर सेकंड पढ़ा कर, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको चीजें क्लैरिटी से समझ में आती है। तो 100 जूल पर सेकंड का मतलब ये वो मशीन है जो एक सेकंड में 100 जूल का कार्य कर सकती है, या एनर्जी दे सकती है या ले सकती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है 100 वोल्ट, जो एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी खाएगी या देगी।
वो ज्यादा पावरफुल मशीन कहलाएगी, है ना बच्चों। इसलिए पावर ज्यादा मतलब ज्यादा कार्य 1 सेकंड में हो रहा है। इसलिए पावर को, अब ये जो टाइम वाला फैक्टर है ये पावर हमें बताता है, इसलिए पावर का यूज किया जाता है जब भी हमें टाइम का फैक्टर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना बच्चों। तो यूनिट मैंने आपको बता दी, पावर की यूनिट होती है वॉट, है ना। लेकिन कई सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं पावर में, वो यूज करते हैं। जैसे ज्यादातर जगहों पे आपको किलोवाट दिखाई देगा, तो 1 किलोवाट हमेशा याद रखें ये 1000 वाट के बराबर होता है ना। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट। 1000 वाट मतलब 1000 जूल पर सेकंड। तो 1 किलोवाट पावर वाली अगर कोई मशीन है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो 1000 जूल 1 सेकंड में खपत करता है या देता है ना। फिर और अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो सबसे ज्यादा आता है हॉर्स पावर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में हॉर्स हॉर्स पावर देते हैं। यहाँ पे एचपी जो है इसका फुल फॉर्म है हॉर्स पावर। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर याद रखें बच्चों, हॉर्स पावर वॉट में कितना होता है तो 746 वॉट। तो 746 वॉट को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। और या फिर आप इसको पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ सकते हो 746 जूल पर सेकंड। यानी जब कोई मशीन या कोई बॉडी 746 जूल पर सेकंड का कार्य करेगी, 746 जूल 1 सेकंड में कार्य करेगी, तो हम बोलेंगे कि उसकी पावर 1 हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर, है ना बच्चों। तो ये हॉर्स वाला पावर वाली यूनिट आ जाए तो उसके लिए आप लिख सकते हो, आपके वॉट वाली आ जाए तो उसके लिए लिख सकते हो, किलो वॉट आ जाए तो उसके लिए लिख सकते हो ना। तो मैंने कन्वर्जन फैक्टर बता दिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। और कभी कभी जब इलेक्ट्रिकल आते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह रखे रहते हैं ना बच्चों, तो उनमें मेगावाट्स का यूज होता है, मेगावाट। तो 1 मेगावाट होता है 10⁻⁶ वॉट, याद रखेंगे। 1 मेगावाट पावर जो है वो 10⁻⁶ वॉट होती है बच्चों, है ना। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये चीजें जो है वो आपको क्लियरली समझ में आई होगी, पावर की डेफिनेशन और पावर की यूनिट। बच्चों ये तो पावर की बेसिक डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला है जो अच्छे सवालों में बड़ा यूज होता है। कभी कभी आपको वेलोसिटी देते हैं वो पार्टिकल की, उस पर फोर्स लगाते हैं तो बोलते हैं पावर कितना है। तो देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे हमने देखा कि पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम। अच्छा हमें ये पता है कि पावर जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं, टाइम को जो डिवाइड किया वो डिस्प्लेसमेंट के साथ केवल लिखो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें बच्चों, पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है। मतलब वॉट में आंसर आएगा अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और फोर्स जो है वो न्यूटन में, है ना। और अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल है तो आप इसको एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, जैसे एफ एस कॉस थीटा लिखते थे वैसे यहाँ पे एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो ना। तो जैसे भी यूज हो, ज्यादातर एफ इंटू वी होता है, सेम डायरेक्शन की बात होती है। 9th के लेवल पे, हायर लेवल पे फिर एंगल्स देते हैं वो। अभी तो आप इतना याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी और फोर्स पता है पार्टिकल पे कितना लग रहा है और मुझे पावर निकालना है, तो मैं बिना किसी चीज का कैलकुलेट करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे डायरेक्ट पावर मिल जाएगी। डायरेक्ट पावर का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वो हमें पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आई होप बच्चों आपको जो ये पॉइंट है ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। देखो बच्चों कभी कभी आपको छोटा सा एक सेक्शन और मैं बता देता हूँ, हालांकि वो आपको 10th में और अच्छे से देखने को मिलेगा, लेकिन आप समझ लें। आप घरों में अपने बिजली का बिल भरते हैं, तो जब आप बिल भरते हो ना बच्चों बिजली का, तो आपके पेरेंट्स ने कभी बोलते हुए सुना हो आपने अपने पेरेंट्स को कि वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा बिल आ जाता था, ज्यादा बिल आ जाता होगा किसी महीने में, तो आपके पेरेंट्स ऐसी बात करते होंगे या सुना होगा आपने कि यूनिट ज्यादा जल गई। आपने यूनिट सुना होगा, यूनिट, कि जितनी ज्यादा यूनिट जलाओगे उतनी उतनी ज्यादा जो है क्या आएगा बच्चों, बिजली का बिल आएगा। तो वो यूनिट जो है वो किस चीज का बिल है, तो एक्चुअली में वो यूनिट जो है वो एनर्जी का बिल है बच्चों, एनर्जी का, है ना। अब वो कितनी एनर्जी है उसको समझते हैं। आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो हमेशा याद रखिएगा वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल भरते हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप महीने भर में खपत करते हो। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने का तरीका है वो, उसको यूनिट बोला जाता है, या उसी को ब्रॉड ट्रेड यूनिट कहा जाता है ना, या कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, उसी को यूनिट कहा जाता है ना। और वो क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो कमर्शियल यूनिट, इसी को कमर्शियल यूनिट बोलते हैं बच्चों, है ना। या फिर इसी को आप बोर्ड ट्रेड यूनिट बोलते हो, बोर्ड ट्रेड यूनिट, यूनिट, या फिर इसको शॉर्ट में बीटीयू बोला जाता है,
और सिंपली यूनिट कहते हो, या ये सब ना कहते हुए सिंपली यूनिट बोलते हो कि हम तो भाई इतनी यूनिट जलाते हैं तो हमारे घर में इतना बिजली का बिल आता है ना। तो ये यूनिट है क्या एक्चुअली में? तो आप, मैं बता दूं आपको कि जो कमर्शियल यूनिट होती है जिसका आप बिल भरते हो, पहले बात तो आप ये याद रखें कि इन आवर होम्स, इन आवर होम्स वी सबमिट, या ऐसा लिख लो, वी गिव द electricity bill, we give the electricity bill of electricity bill of electrical energy, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो आप, है ना। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बिल किस चीज का भरते हो, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, एनर्जी का। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल भरते हो बच्चों, ना हम करंट का बिल भरते हैं, ना वोल्टेज का भरते हैं, ना पावर का भरते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल भरते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एंड दिस electrical energy, in this electrical energy is calculated in terms of, is calculated in terms of, calculated in terms of unit, उसी को यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, in terms of यूनिट, है ना बच्चों, यूनिट लिख लो, सिंपली यूनिट। तो यूनिट के टर्म्स में कैलकुलेट, तो जितनी ज्यादा यूनिट आप जलाओगे उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। जैसे रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा होता है कि अगर आप 1 यूनिट जलाते हो महीने भर में तो उसका 6-7 रुपए भरना पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर 20 यूनिट जला लिए किसी घर में, अगर किसी घर में 20 यूनिट जल गई महीने भर में, तो अगर 7 रुपए पर यूनिट चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, तो आप ऐसा सोचो 140 रुपए का बिल बनेगा, है ना, 20 यूनिट। लेकिन अच्छी खासी यूनिट जलती हैं, जो नॉर्मल परिवार होते हैं 4-5 लोगों का, तो लगभग 100 यूनिट, 150 यूनिट तक जल जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, सब्सिडी वगैरह भी रहती है। अगर आप कम यूनिट जलाओगे तो गवर्नमेंट आपको कम पैसा चार्ज करती है, तो उसमें सब्सिडी रहती है। तो कम यूनिट, अगर 100 या 150 यूनिट से कम जलाते हो तो आई थिंक 2-4 रुपए लेती है पर यूनिट। लेकिन उससे ज्यादा जलाओगे तो फिर ये प्राइस बढ़ते जाते हैं, फिर वो 7 रुपए भी हो जाता है, 10 रुपए भी पर यूनिट हो जाता है। और ज्यादा यूनिट जलाओगे आप किसी बिल्डिंग में जहां लिफ्ट भी है, ये भी है, तो वहां बहुत जलती है। कमर्शियल एरिया जो होते हैं बच्चों, मॉल वगैरह में आपने देखा होगा एस्केलेटर वगैरह चलते हैं, तो फिर वहां पे तो और ज्यादा चार्ज किया जाता है, वहां पे तो बिल लाखों में आता है ना बच्चों। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये हम भरते हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल भरते हैं वो यूनिट के टर्म से भरते हैं। यूनिट मतलब जो हम बिल भरते हैं उसकी एक यूनिट बनाई हुई है, जिसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं और ब्रॉडरेट यूनिट बोलते हैं, या यूनिट बोलते हैं। तो अगर हमें जूल में समझना है कि हम कितने जूल की एक यूनिट मानते हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे, जो कमर्शियल यूनिट होती है 1 यूनिट, वो होती है 1 किलोवाट आवर, जो एनर्जी होती है। मतलब 1 किलोवाट का डिवाइस अगर 1 घंटे तक चलता रहेगा तो वो जितनी एनर्जी खाएगा उसी को हम 1 यूनिट बोलेंगे, उसी को 1 यूनिट बोलेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर इसको जूल में निकालना है तो हमें वॉट, क्योंकि हमने अभी देखा कि पावर जो होता है बच्चों वो वर्क डन बाई टाइम होता है या एनर्जी बाई टाइम होता है। तो अगर हमें एनर्जी निकालना है तो हमें पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो पावर से इंटू टाइम करोगे, तो पावर अगर आप वॉट में रखोगे और टाइम सेकंड में रखोगे तो जो एनर्जी है वो आपकी जूल में आएगी बच्चों, जूल में। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो किलोवाट में है और जो टाइम है वो 1 आवर है। तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट पावर मल्टीप्लाइड बाई फॉर 1 आवर, तो ये टाइम हो गया, तो ये एनर्जी तो है। लेकिन अगर हमें जूल में लाना है एनर्जी को, तो इसको वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड्स में। तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट में कितनी एनर्जी खर्च होती है। तो देखो, 1 किलोवाट मतलब अगर इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 वॉट हो जाएगा, और 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये वॉट सेकंड हो गया। वॉट सेकंड को ही क्या बोला जाता है बच्चों? जूल। तो अगर इसको लिखा जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये कितनी वैल्यू हुई? अगर मैं आपसे बोलूं तो ये 36 लाख जूल है, 36 लाख जूल। तो आप जब 36 लाख जूल की एनर्जी खर्च करते हो तो एक यूनिट मानती है गवर्नमेंट, और उस पर 6-7 रुपए चार्ज करती है। तो सोचो बिजली कितनी सस्ती है।
इसलिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमें, उसको जहां तक हो सके बचाना चाहिए। तो आप जब भी अननेसेसरी आज के बाद देखें तो आप लाइट को जहां पे अननेसेसरी जलती हुई देखें, पंखा बंद करें, टीवी बंद करें, लाइट बंद करें, है ना, ये जरूर करें। क्योंकि आप देखो गवर्नमेंट कितना आपको कम चार्ज कर रही है, और उस पैसे को बचाओगे तो दूसरे लोगों को जिनको बिजली नहीं मिल रही है वहां तक बिजली पहुंचेगी, है ना। इसलिए जो आपकी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपको कितने अच्छा, और आप देखो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अपना जीवन एज्यूम ही नहीं कर सकते हो, है ना। कैसे कर पाओगे, सारी चीजें तो किस पे काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आजकल जीवन नहीं चल सकता। और इलेक्ट्रिसिटी देखो कितना जनरेशन के बाद कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कम रेट में हमें गवर्नमेंट देती है ना। तो उसका अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे पास अभी कम उसमें है। खैर बाद में आपको 10th वगैरह में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ने को मिलेगा, इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये था, जो आपका कमर्शियल यूनिट या ब्रॉड ट्रेड यूनिट होती है, तो जो आप घर पे एक यूनिट जलाते हो, एक यूनिट का मतलब कितने जूल की एनर्जी जलाना, 36 लाख जूल की एनर्जी जलाना, तब जाके आप एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खपत करते हो। और उस एक यूनिट का फिर आप चार्ज, गवर्नमेंट आपको चार्ज करती है, तो वो बिल आप भरते हो। तो आप जितने भी यूनिट्स भरते हो, 6-7 रुपए एक यूनिट का, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको यूनिट जो बिल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार अपने बिजली का बिल जरूर देखें, उसमें आप जो किसी महीने का भर रहे हैं पैसा, वो जो पैसा अमाउंट है उसको देखें, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करें। अच्छा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं देती, उसमें दो रीडिंग्स देंगी, एक मंथ के पहले वाली रीडिंग देगी और एक मंथ के बाद वाली रीडिंग लिखी होगी। तो बाद वाली रीडिंग को पहली वाली रीडिंग को बाद वाली रीडिंग से माइनस कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने यूनिट्स आपके जले हैं उस महीने। और फिर उसको डिवाइड करके देखना जो अमाउंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट आपको कितना चार्ज करती है एक यूनिट के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कमर्शियल यूनिट या ब्रॉड ट्रेड यूनिट या फिर सिंपली यूनिट की कहानी समझ में आ गई होगी, और ये कितनी एनर्जी होती है, और आप जो बिल भरते हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भरते हो, ये बात भी आपको क्लियर होगी बच्चों, है ना। तो आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अब पावर तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो हम अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं उस पर बेस्ड। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है ना। क्या क्वेश्चन बोला गया है, ठीक, बोला गया है कि यह लैंप, एक जो लैंप है बच्चों, अ लैंप कंज्यूम्स कंज्यूम्स 1000 जूल of electrical energy, 1000 joules of electrical energy in 10 seconds, in 10 seconds, full stop. What it is, it was it its power। तो आपको बताना है इस इलेक्ट्रिकल लैम्प का पावर क्या होगा। अब बताना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आपको पता है कि 10 सेकंड में ये 1000 जूल की एनर्जी जो है वो क्या करता है बच्चों, कंज्यूम कर लेता है। सही बात है, और कंज्यूम कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कुछ पावर होगी। तो हमें तो ये पता है ना कि पावर का फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, तो आपको इसकी पावर मिल जाएगी। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम जो खपत करता है मशीन, मैंने आपको बताया था, वही तो उसका पावर होता है ना बच्चों। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो एनर्जी जो है वो कितनी है भाई, कंज्यूम की गई है 1000 जूल दिया हुआ है, और टाइम कितना लगा, सेकंड, 10 सेकंड। तो ये हो गया जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं पावर। तो पावर आ गया बच्चों 100 वाट। पावर की यूनिट जो है वो वाट होती है ना, ये भी हमें पता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे सिंपल सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछना है तो ऐसे पूछ सकता है, बोलेगा कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। कोई पंप है बच्चों, उसका पावर आपको कैलकुलेट करना है। विच कैन लिफ्ट 100 kg of water, 100 kg of water, 100 kg of water, 100 kg of water to store
टू स्टोर इट इन अ वाटर टैंक, ताकि एक वाटर टैंक में स्टोर किया जा सके, वाटर टैंक एट अ हाइट ऑफ, जो वाटर टैंक है वो कितनी हाइट पे बच्चों बोला गया है, एट अ हाइट ऑफ 19 मीटर, 19 मीटर इन 25 सेकेंड्स। तो 25 सेकेंड्स में आपको बताना है कि उसको अगर हाइट करना है, और आपको बोला गया है कि जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड आप ले सकते हो, है ना। तो उसको यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि कितना पावर होगा उस पंप का, ये कैलकुलेट करना। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे कहीं वाटर का सोर्स होगा, नदी होगी, कुआं होगा, या जो भी होगा, इसके ऊपर एक पाइप को ऐसे ले जाना है, यहाँ पे आपने पंप लगा के रखा है। तो ये पंप इस पानी को यहां से खींचेगा और इस पानी को इस पाइप के थ्रू एक बड़े से टैंकर में ये स्टोर करेगा, है ना, वाटर टैंक में। अब ये बोला गया कि इसको कितनी हाइट ऊपर ले जाना है खींचकर वाटर टैंक में करने के लिए, तो ये हाइट ले जाना 19 मीटर। अच्छा, कितना मास ले जाना है, तो 100 केजी का वाटर का मास उसको करना है। देखो लिखा है लिफ्ट 100 केजी ऑफ वाटर टू द टैंक। अब आप खुद सोचो, इस मोटर को या पंप को अगर ऐसा काम करना है कि 100 किलो का पानी जो है 19 मीटर हाइट पे ले जाना है, तो सोचो इसको कितना कार्य कराना पड़ेगा भाई। यहां से पहुंचाने में यहां तक उसको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तब तो यहां पहुंचेगा। कितनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, mgh। भाई यही एनर्जी तो पंप को देना पड़ेगा यहां तक ले जाने में, 100 केजी को ले जाने में, mgh। तभी तो ये हाइट 19 मीटर तक पहुंचेगा। अगर इतनी पोटेंशियल एनर्जी, इतना वर्क कर ही नहीं पाएगा कि पानी को इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिले, तो वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। ऊपर पहुंचने के लिए, एच हाइट पे पहुंचने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना बच्चों। कितने से एनर्जी देनी पड़ेगी, mgh। और ये mgh देगा कौन, यही तो पंप देगा। अच्छा, ये काम कितने सेकंड में होना चाहिए, यानी पंप को ये एनर्जी कितने टाइम में देनी चाहिए, 25 सेकंड, ये बोला गया। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं भाई। अब बच्चों में पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई पंप इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई टाइम। अब वर्क डन बाई पंप, जो कार्य पंप करेगा वो उतने पानी को पोटेंशियल एनर्जी देनी चाहिए, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तभी तो पानी का जो 100 केजी का पानी है वो ऊपर पहुंचेगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। वो कितना हो जाएगा बच्चों, mgh। और आपका टाइम जो है वो 25 सेकंड है, तो पावर लिखा जाएगा mgh बाई टाइम। m बच्चों कितना पानी पहुंचाना है, 1000 केजी। g की वैल्यू 10 ले लो, हाइट जो है 19 ले लो, डिवाइड बाई टाइम जो है 25 ले लो। तो 25 से काटोगे तो ये 4 बच जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 19 कर दो भाई, है ना बच्चों। तो जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 760 वॉट आएगा। तो जो पावर ऑफ पंप है रिक्वायर्ड, वो 760 वॉट का पावर पंप का रिक्वायर्ड होना चाहिए, तभी वो इतने हाइट पर 25 सेकंड में 100 किलो पानी पहुंचा देगा, है ना। तो आई होप आपको ऐसे पंप वगैरह के सवाल आएंगे तो ये भी आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन अब पूछा गया है, अ मैन हुज मास इज 50 केजी। एक मैन है जिसका मास 50 केजी है, क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, 30 स्टेप चढ़ता है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से आप सोच सकते हो, ऐसे स्टेयर्स हैं, ऐसे 30 स्टेयर्स चढ़ना है। यहाँ पे एक मैन है जो ये काम करता है, ऊपर चढ़ता जाता है। और ये बोला गया कि जो एक स्टेप है, इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाइट, तो अगर एक स्टेयर है, एक स्टेप जो है वो 20 सेंटीमीटर हाइट का है, तो आपको बताना है कि क्या पावर यूज कर रहा होगा वो, कि 30 स्टेप्स, ऐसे 30 स्टेप्स वो चढ़ चुका होगा। कितने सेकंड में उसको चढ़ना है, तो उसको 30 सेकंड में चढ़ना है ना। तो एक मैन है, मैन का मास जो है बच्चों 50 केजी है, इस तरीके से स्टेप्स चढ़ रहा है, क्लाइम कर रहा है, 30 स्टेप्स चढ़ता है 30 सेकंड में, और एक स्टेप की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पावर बताना है कि कितना होगा मैन का, है ना। अ मैन हुज मास इज 50 केजी क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ऑफ द स्टेयर इन 30 सेकंड, इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो पहले तो आप ये निकाल लो भाई कि जो हाइट है वो कितनी होगी। एक स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर, 30 स्टेप्स करना है, तो 30 स्टेप
इंटू एक स्टेप की हाइट डेट इज 20। तो जो उसको हाइट क्लाइम करनी है वो हो जाएगा 600। अच्छा ये सेंटीमीटर में होगा तो ये 6 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में आएगा ये, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, मतलब 6 मीटर की हाइट उसको ऊपर चढ़नी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ऊपर चढ़नी है 6 मीटर की हाइट को, तो उसका अपना वेट भी ऊपर ले जाना है, मास भी ऊपर ले जाना है 50 केजी। तो सोचो 50 केजी को ऊपर ले जाने में जो उसको एनर्जी लगेगी वो mgh, और वो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा, वो 30 सेकंड में। तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, यही तो करना है, सिंपल। तो आंसर है, पावर निकालना है भाई। पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि एनर्जी यूज्ड बाय मैन। तो कितनी एनर्जी यूज होगा भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जितना जाएगा, ये जो कार्य करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, कितनी mgh। तो ये हो जाएगा mgh, और टाइम करना ही है, तो जो आपका पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, mgh बाई टाइम। m कितना है, मैन का मास 50, g की वैल्यू 10, इंटू h जो है 6, डिवाइड बाई टाइम जो है बच्चों कितने सेकंड में, तो ये 30 सेकंड है ना। अब ये यहाँ पे आप रख दिया है, आप इसको अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 0 कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 100 वॉट। तो 100 वॉट इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको इस टाइप के सवाल ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी। अच्छा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होने का क्या मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होने का क्या मतलब है, यहाँ पे यूनिट्स के टर्म में बात करना। मैंने आपको यूनिट्स बताया था ना बच्चों, यूनिट्स अगर आपको याद हो तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट होती है। तो अगर 1 किलोवाट आवर की एनर्जी है और वो जितनी एनर्जी खपत होती है उसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो आपको किलोवाट आवर के टर्म्स में बताना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा। वैसे लिख के नहीं देंगे, आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज से। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर इंटू टाइम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें जो एनर्जी है वो किस में चाहिए, किलोवाट आवर में। तो टाइम की वैल्यू आवर्स में चाहिए, तो टाइम की वैल्यू तो हमारे पास वैसे पहले ही आवर्स में 2 आवर्स, और पावर की वैल्यू जो है वो किस में चाहिए बच्चों, किलोवाट में। लेकिन जो हमारे पास पावर दिया वो वॉट में दिया है, तो ये 100 वॉट लिखा जाएगा। अच्छा, किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। वॉट को किलोवाट में करना है आपको, तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1000 करना पड़ेगा। तो ये 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, किलोवाट में। तो यहां से 0 0 तो कैंसल, और 1/10 मतलब 0.1 किलोवाट आएगा, 1 किलोवाट है ना। और अब हम एनर्जी को पावर इंटू टाइम कर दें, किलोवाट इंटू आवर्स, तो किलोवाट आवर्स में आ जाएगा आंसर। तो जो हमें एनर्जी कंज्यूम हुई है 2 घंटे में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, वो कितना कंज्यूम हुई है बच्चों, तो दिस इज 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2 किलोवाट आवर, या 0.2 यूनिट्स हम इसको बोल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है हॉर्स exerts a pull on a cart of 300 Newton so that horse cart system moves in a uniform speed of 18 km per hour on a level road. Calculate the power developed by the horse to pull the cart in watts and also its equivalent in horsepower. तो आपको बताना है कि अगर एक हॉर्स एक कार्ट को 300 न्यूटन से खींचता है और उसके कारण उसकी कांस्टेंट रफ्तार आ जाती है कितनी बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पावर बताना है कि हॉर्स कितना डेवलप कर रहा है, और आपको हॉर्स पावर में ही बताना है कि उसकी क्या पावर होगी, हॉर्स पावर की यूनिट में। देखो बच्चों, मैंने हॉर्स पावर यूनिट आपको पहले बताई हुई थी, तो वही निकालना है। तो अगर देखो बच्चों, यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी है और फोर्स दिया है। अगर आपको याद हो, जब मैंने पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फोर्स और वेलोसिटी देने पे भी आप पावर लिख सकते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स कितना है भाई, तो हॉर्स के जो हॉर्स ने लगाया है वो 300 न्यूटन है। एंड वेलोसिटी कितनी है जो कार्ट ने गेन कर लिए पूरे सिस्टम ने, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रहे कि इसको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो।
किस में कन्वर्ट करने के लिए? आपके मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 कैंसिल, तो ये बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पावर निकालना है तो पावर निकाल दीजिए। फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 300 न्यूटन इंटू वेलोसिटी 5। तो जब इसको करोगे तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1500 वॉट। तो ये आंसर तो वॉट में आ गया, सिंपल। लेकिन आपको यही आंसर हॉर्स पावर में भी निकालना है। अब आपको एक चीज पता होगी बच्चों कि 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता था वो 746 वॉट होता था। तो आप इसका सोचें कि 1 वॉट निकालें, तो अगर 1 वॉट निकालेंगे तो इसको यहां डिवाइड कर दो, तो क्या वो 1/746 हॉर्स पावर हो जाएगा? यस, ये हॉर्स पावर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, हॉर्स पावर में करने के लिए 1 वॉट में अगर इतना हॉर्स पावर है तो इतने वॉट में कितना हॉर्स पावर होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो पावर इन हॉर्स पावर जो है वो कितना हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 1/40 746, तो 746 आ जाएगा नीचे। और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 750 मान ले तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो जाएगा। 750 मान के अगर करें तो 750 करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंटली 2 हॉर्स पावर के बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर इन हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर एंड पावर इन वॉट्स इज 1500 वॉट्स। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। फोर्स और वेलोसिटी भी दी जाए किसी सिस्टम की तो आप उसको फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी से पावर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, एक फाइनल चीज जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभार ये यूज में आता है, आपको इफिशियंसी पूछा जाता है। इफिशियंसी के टर्म्स में बोला जाएगा, मतलब इफिशियंसी ऑफ कोई भी मशीन। तो इफिशियंसी जो है वो पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं हम, है ना। कैसे पावर? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इफिशियंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। तो ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, जो भी मशीन है उसका जो आउटपुट पावर है वो, कि वो कितना आउटपुट देता है, डिवाइड बाई वो कितना इनपुट लेता है। तो कितना इनपुट लेता है, जैसे मान लीजिए कि आपका इनपुट पावर है ना, डिवाइड बाई इनपुट पावर और इनटू 100। तो ये आपकी जो इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी। अब जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी बच्चों, जैसे मैं बोलूं कि इस एक मशीन है उसकी परसेंटेज है, इफिशियंसी है 80%, तो इसका मतलब वो इनपुट पावर 100 ले रहा होगा तो आउटपुट में 80 ही देगा, 20 का लॉस करा देगा। ये इफिशियंसी का मतलब होता है। जैसे मैं बोलूं 50% इफिशियंसी है, तो उसने इनपुट 100 दिया होगा तो आउटपुट में केवल 50 जूल ही दे रहा है, 50 जूल का वो लॉस करा दे रहा है। तो इफिशियंसी में पता चलता है कि कितना इफिशियंट है मशीन, कोई भी मशीन है ना। ज्यादा इफिशियंसी मतलब ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, लॉसेस कम कराता है, और कम इफिशियंसी मतलब ज्यादा लॉसेस कराएगा, बहुत ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट पावर नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमारे पास एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन में आपको बोला गया भाई कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है मान लीजिए 500 जूल की, और जो ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, मतलब ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन में जो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है जिससे वो हमें हवा दे रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, वो मान लीजिए कि कितना है बच्चों, 300 जूल। तो आपसे बोला गया कि इस फैन की इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी आप निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो पावर क्या होता है भाई, मतलब आप ऐसा सोचो कि ये इतनी एनर्जी दे रहा है पर सेकंड, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल पावर हो गया पीई। और ये जो है ये आपका मैकेनिकल एनर्जी पर सेकंड दे रहा है, मान लो 300 जूल एक सेकंड में, तो ये मैकेनिकल पावर हो गया पीएम। तो आउटपुट पावर लिखेंगे हम अपॉन इनपुट पावर लिखेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए, और इनटू 100 करेंगे। आउटपुट पावर, जो पावर हमें आउटपुट में मिल रही है मतलब मैकेनिकल पावर पीएम, इनपुट जो इलेक्ट्रिसिटी से दे रहे थे फैन को इलेक्ट्रिकल पावर, वो इनपुट पावर हो गया, इनटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 300/500 इनटू 100। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 60%। तो ये फैन ऐसा है जिसकी इफिशियंसी 60%, मतलब ये 40% का लॉस करता है, केवल 60% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है ना बच्चों। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है इफिशियंसी, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए।